अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हैं आप लोग। हमारी लास्ट लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था हैबर प्रोसेस। मैंने आपको कंडीशंस फॉर रिएक्शन करा दिया था और हम कर रहे थे कंडीशंस फॉर मैक्सिमम यील्ड या फिर कंडीशन फॉर मैक्सिमम फॉरवर्ड रिएक्शन यानी टू द राइट। कुछ ऐसा करें कि इक्विलिब्रियम राइट साइड पर ज़्यादा शिफ्ट हो, राइट साइड पर ज़्यादा जाए एज कंपेयर टू बैकवर्ड या लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो हमने एक कंडीशन डिस्कस कर ली थी और उसका नाम था कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट। अगर आप किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम ना आए, क्योंकि इक्विलिब्रियम आने का मतलब आपका नुकसान है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, कुछ चीज चेंज ही नहीं होगी। तो आप चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम ना आए और वो हमेशा फॉरवर्ड जाता रहे, तो बेटा आपको रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी और आपको प्रोडक्ट का अमाउंट रिमूव करना पड़ेगा। इस तरीके से आप इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं, राइट पे शिफ्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं। एक कंडीशन हो गई। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन, टेम्परेचर नंबर 2। क्या हम टेम्परेचर को ऑल्टर करके या चेंज करके इक्विलिब्रियम को राइट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ा सकते हैं? एग्जैक्टली बढ़ा सकते हैं। बात को थोड़ा सा समझिएगा, गौर से देखें बेटा। देखो, टेम्परेचर का मतलब हीट, आप हीट दे रहे हैं। मैं आपको हेबर प्रोसेस से समझा देता हूं, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, बहुत आराम से समझ में आ जाएगी बात। 3H2 प्लस N2 gives you 2NH3 और साथ में हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, अब जरा गौर से समझिएगा बात। अगर मैं आपको बोलूं आपको फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए फॉरवर्ड मूव करने के लिए, तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, ले लो। क्या बना लोगे? प्रोडक्ट। ओके, फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट के साथ साथ क्या बन रही है बेटा? हीट। अब आप फिर से देखिएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक हो गया क्योंकि प्रोडक्ट के साथ क्या मिल रही है? हीट। अब आप सुने, अमोनिया को वापस आना है। हाँ, आना है। आप चाहते हैं अमोनिया वापस आए। आए बताए अमोनिया को किस चीज की जरूरत है ताकि वो वापस आए? आप कहेंगे सर हीट की जरूरत है। हीट की जरूरत है। ठीक है, तो अमोनिया प्लस हीट गिव्स यू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब देखो, सपोज करो आप इसे 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे करा रहे थे। और से देखिएगा, बात समझ में आ जाएगी, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सी बात है। आपने 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा हुआ है, रिएक्शन हो रहा है। जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा, आपको पता है टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड से क्रॉस कर जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी, तो बेटा वो जो हीट इंक्रीज हो रही है वो हीट यूज होगी टू कन्वर्ट अमोनिया बैक इनटू योर हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक है। तो आप जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, जितना टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, ऑप्टिमम के बाद 450 तो चाहिए उसको, 450 के बाद जो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हीट अमोनिया को तोड़ के किस में कन्वर्ट करने में यूज हो रही होगी? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में।
आप चाहते हैं कि वो हीट अमोनिया कंज्यूम ना करे और नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट ना हो, तो क्या करेंगे, आप हीट को ट्रैप कर ले। कैसे? जैसे ही टेम्परेचर 450 से बढ़ने लगे आप उसे वापस से कम कर दें, हीट रिजर्वायर लगा लें, कम कर दें। अब आप गौर से देखें, आप फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर नहीं कर रहे, आप बेसिकली बैकवर्ड रिएक्शन की फेवर से पीछे हट रहे हैं। आप ये कर रहे हैं कि यार बैकवर्ड रिएक्शन ना हो। तो बेटा अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हो और बैकवर्ड ना हो तो उसका मतलब है यील्ड बढ़ गई ना। तो टेम्परेचर बढ़ाएं या कम करें ये डिपेंड करता है आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडो। अगर आप किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे बेटा, तो आप बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करेंगे, वो हम चाहते नहीं है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आप टेम्परेचर को कम करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से आपका बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगा और आप नहीं चाहते कि बैकवर्ड रिएक्शन फेवर हो, तो चाहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो। समझ आ रही है? अब सपोज करें अगर ये रिएक्शन एक एंडोथर्मिक होता, आपको बात और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूं, दोबारा देखिए। सपोज करो बेटा ए प्लस हीट गिव्स यू सी प्लस डी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। गौर से देखिए, जब आप फॉरवर्ड मूव कर रहे थे तो ए को सी और डी यानी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत थी? हीट की। इसका मतलब है आपका फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक। इसको जरा नीचे कर लूं लिख सकूं इसमें मैं। इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है बेटा? एंडोथर्मिक। अब दोबारा देखें, जब सी और डी वापस आ रहे होंगे और ए बना रहे होंगे तो ए के साथ साथ क्या बन रही है? हीट। तो ए बना प्लस हीट रिलीज हुई। इसका मतलब क्या हुआ? बैकवर्ड रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा? एक्सोथर्मिक। तो फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक, बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक। आप चाहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा जाए, तो जरा गौर से देखिए, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो थोड़ा गौर करें, इस रिवर्सिबल रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से मैं किस डायरेक्शन को, किस रिएक्शन को फेवर कर रहा हूं? फॉरवर्ड को। कैसे? मेरी दी हुई हीट इस ए को किस में कन्वर्ट करती जाएगी? सी और डी में। तो इसका मतलब अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हो और आपको फॉरवर्ड जाना हो तो आप टेम्परेचर बढ़ाएं, और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो और आपको फॉरवर्ड जाना हो तो आप टेम्परेचर को कम करें। इससे कितनी अच्छी बात समझ में आ जानी चाहिए कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में आपका इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा हीट इंक्रीज करने पर जहां हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी। चेक करें, हेबर प्रोसेस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो रिएक्शन वहां शिफ्ट होगा जहां हीट एब्जॉर्ब हो रही है। हीट एब्जॉर्ब यानी एंडोथर्मिक। हीट एब्जॉर्ब किस डायरेक्शन में हो रही थी? बैकवर्ड में। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे पीछे आ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओ नहीं, कम करो। फिर सेकंड वाले में चेक करें, आपने हीट बढ़ाई, कहां जाएगा? जहां हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, एंडोथर्मिक हो। एंडोथर्मिक कौन सा है? फॉरवर्ड। अब करते हैं बात को समराइज। टेम्परेचर में क्या चेंज किया जाए कि आपके प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ जाए? तो आप सबसे पहले बोलेंगे ये डिपेंड करता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। अगर तो रिवर्सिबल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर को कम करो।
और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर को बढ़ाओ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होता है जहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रही हो। अंडरस्टैंड? मैं इसे लिखता हूँ, ये थोड़ा टेक्निकल है, याद रखिएगा। हाँ, इसको मतलब इतनी आसानी से नहीं एब्जॉर्ब हो जाता ये तो मैं लिख दूंगा। उम्मीद है आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए बेटा, पहली बात, पहले तो मैं जर्नल बात लिखता हूँ फिर आगे चलते हैं। वेट कीजिएगा बेटा, पहले जर्नल बात लिखता हूँ। हमेशा याद रखिएगा, चेंज इन टेम्परेचर मतलब बढ़ाऊं या कम करूं, दैट इज कॉल्ड चेंज। चेंज इन टेम्परेचर टू गेट maximum yield depends upon reaction, that is exothermic or endothermic। पहली बात, आपसे कोई कहे चेंज इन टेम्परेचर बताओ यील्ड बढ़ानी है, तो आप पहले उससे पूछो बताओ रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। अब देखिएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूं। increase in temperature will shift the equilibrium towards that direction where heat is absorbed। क्या मतलब? एंडोथर्मिक की बात कर रहा हूं। आपसे अक्सर एक्सप्लेनेशन भी पेपर में पूछता है, एक्सप्लेनेशन बताओ, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ क्यों गया वहाँ क्यों गया। तो ये बात याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट होता है जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही हो। जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब आप चेक कर लें अब वो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, दैट्स इट। अब आप यहाँ पे देखें, अगर मैं हैबर प्रोसेस की कंडीशन पढ़ रहा हूँ, 3H2N2, ठीक है, वैसे तो किसी भी रिवर्सिबल के लिए हो सकता है, हम चूंकि हैबर पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम लोग हीट। अब आप क्या लिखेंगे हैबर प्रोसेस के लिए बेटा? इन हैबर प्रोसेस व्हाट टू डू टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ अमोनिया, व्हाट टू डू। तो आप बोलेंगे डिक्रीजिंग टेम्परेचर in Haber process will shift equilibrium to the right, forward, ठीक है, forward को right बोलते हैं। because why? Because forward reaction
is exothermic. आई होप अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ एक छोटा सा आपसे सवाल पूछता, जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर 450 है सपोज करो, ठीक है, जो भी किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, अगर एक रिएक्शन रिवर्सिबल है और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सो है, तो आप टेम्परेचर कम करेंगे, रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा देगा। सवाल ये है कि अगर हम टेम्परेचर कम करते जाएं करते जाएं करते जाएं और ऑप्टिमम जो उस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है उससे भी कम कर दें, तो क्या सिर्फ प्रोडक्ट ही बनता रहेगा, रिवर्स ही नहीं आएगा? जी नहीं, आपका प्रोडक्ट ही बनना बंद हो जाएगा। क्यों? वाई? मतलब ऐसा नहीं करना कि अगर टेम्परेचर कम करने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, टेम्परेचर बिल्कुल ही ड्रॉप कर दें। टेम्परेचर कम करें, कहाँ तक कम करें? ऑप्टिमम तक। भाई क्यों? क्योंकि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एक्टिवेशन भी तो चाहिए। अगर आप उसकी एक्टिवेशन से ही कम कर देंगे तो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। रोकोगे कहाँ से प्रोडक्ट को वापस? प्रोडक्ट बनेगा तो रोकोगे ना रिएक्शन को। रिएक्शन होगा ही नहीं तो कहाँ से रोकोगे? एक चीज हो ही गई नहीं। क्योंकि ऑप्टिमम के ऑप्टिमम का मतलब होता है आपने उसे इतनी एनर्जी देनी है ताकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी उसको प्रोवाइड होती जाए, वो टेम्परेचर तो रखना है ना। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर करते वक्त इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से डिक्रीज ना करें, वरना रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही स्लो हो जाएगा, आपको एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी नहीं। आपको याद होगा बेटा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। इसीलिए तो ख्याल रखिएगा, एक अलग से की पॉइंट इसका और याद रखिएगा बेटा, टेम्परेचर must not be less than the optimum बेटा, जो उसका ऑप्टिमम है, वट एवर जो भी। अदरवाइज rate of reaction will decrease तो आपको ख्याल रखना है टेम्परेचर कम करें लेकिन उसकी ऑप्टिमम से कम नहीं करें। तो दो बातें होंगी। पहली बात, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट बढ़ाएं, प्रोडक्ट रिमूव करते जाएं, इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट होगा। दूसरी बात, टेम्परेचर कम करें या बढ़ाएं, डिपेंड करता है एक्सो है या एंडो। अगर एक्सो है तो कम करें, एंडो है तो बढ़ाएं। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट होता है जहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, उस रिएक्शन को फेवर करेगा जहाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा हो, टेम्परेचर बढ़ाना। ठीक है, दो कंडीशंस हो गई बेटा। तीसरी और आखिरी कंडीशन है जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रेशर, नंबर 3। प्रेशर बहुत आसान है। देखो बेटा, आप सबको पता है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, पता है ना। आप प्रेशर बढ़ाएंगे गैसेस का वॉल्यूम कम होगा। अच्छा, आप सबको पता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल्स के। मतलब भाई एक मोल का वॉल्यूम आरटीबी पे ले लो 24, भाई दो कर दो 48, भाई तीन कर दो 72 एंड सो ऑन। तो मैं लिख सकता हूं अगर प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मोल्स के। बेटा ये ले,
इससे आपको बात जल्दी समझ में आ जाएगी, ठीक है, जरा क्विक समझ में आ जाएगा। जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां मोल्स कम हो, मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। मैं आपको तीन कंडीशन समझाऊंगा, मुझे तीन एग्जाम्पल से समझाऊंगा। आई होप बात समझ में आ जाएगी। इस फॉर्मूला को दिमाग में रखिएगा, प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम कम होता है, मोल्स कम होता है, ठीक है। अब जरा देखें फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेटा 3H2 N2, याद रखिएगा ये सिर्फ गैसेस के लिए होता है, बस सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए नहीं होता प्रेशर का इफेक्ट। अब देखिए बेटा, अब देखें आपके रिएक्टेंट साइड पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। भाई मोल्स का मतलब होता है कोफिशिएंट। चेक करें कितने मोल्स हैं। आप कहेंगे सर 4, टोटल मोल्स 4 मोल्स। बेटा आपके प्रोडक्ट साइड पे मोल्स कितने हैं? 2। अब आप गौर से देखें, मैं आपसे कहता हूं मुझे फॉरवर्ड जाना है, तो चेक करें जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएंगे तो व्हाट इज हैपनिंग टू द मोल्स। 4 मोल्स से 2 मोल्स जा रहे हैं, मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होता है जहां मोल्स कम हो रहे हों, लेसर नंबर ऑफ मोल्स हो। तो क्या फॉरवर्ड रिएक्शन में राइट डायरेक्शन के अंदर मोल्स कम हो रहे हैं? 4 से 2 आने का मतलब क्या होता है? मोल्स कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब है आप हैबर प्रोसेस में क्या सजेशन देंगे? प्रेशर को बढ़ाओ, इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? राइट साइड पे बेटा। यही तो हम चाहते हैं। एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं, जरा देखिएगा, बात समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। मैंने कहा ना 3 एग्जाम्पल से आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। एक और एग्जाम्पल देता हूं, एक रफ कोई दूसरा मैं इक्विलिब्रियम लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल PCl5 गैस है बेटा, ये जा रहा है PCl3 गैस Cl2 गैस। कीप इन माइंड कोफिशिएंट शो द नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा आपके रिएक्टेंट साइड पर मोल्स कितने हैं? एक। दैट्स इट। बेटा आपके प्रोडक्ट साइड पर मोल्स कितने हैं? 2। अब आप चेक करें, जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो मोल 1 थे, 1 से 2 हो गए, हो गए 1 से क्या हो गए? 2। तो आप अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां मोल्स कम हो रहे हो। तो 1 से 2 का मतलब मोल्स बढ़ गए, एक थे 2 हो गए। प्रेशर बढ़ाने से वहां नहीं जाएगा जहां मोल्स बढ़ रहे हो, प्रेशर बढ़ाने से वहां जाएगा जहां मोल्स कम हो रहे हो। यानी इस वाली कंडीशन में अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम राइट नहीं जाएगा, लेफ्ट आएगा। ये तो आप चाहते ही नहीं है, सॉरी। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं फॉरवर्ड जाए, तो प्रेशर बढ़ाओ मत, प्रेशर को क्या करो? कम। कम करने से इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा बेटा? राइट साइड पे जाएगा। तो किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कहाँ जाता है? जहां मोल्स कम हो रहे हों, जिस डायरेक्शन में मोल्स कम हो रहे हों। और किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रेशर कम करने से कहाँ जाएगा? जहां मोल्स बढ़ रहे हो। तो पहले वाले रिवर्सिबल रिएक्शन में यील्ड बढ़ाने के लिए प्रेशर बढ़ाओ, दूसरे वाले में प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ाने के लिए प्रेशर कम करो। आ जाओ एक रिएक्शन और बताता, इंशाल्लाह इससे पूरी बात समझ में आ जाएगी। H2
Cl2 to HCl gas. H2 plus Cl2 gives you 2HCl. चल जरा चेक करते हैं प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। मुझे फॉरवर्ड जाना है। रिएक्टेंट साइड पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? मोल कोफिशिएंट शोज द नंबर ऑफ मोल्स। हाउ मेनी मोल्स आर एट रिएक्टेंट साइड? आप कहेंगे सर 2। ओके बेटा, प्रोडक्ट साइड पे मोल्स कितने हैं? 2। अब बताओ फॉरवर्ड जाने के लिए प्रेशर बढ़ाऊं या कम करूं? अगर आप में से कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर इस रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो बेटा वो 110% सही सोच रहा है। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। नो, बल्कि अलग से लिखूँ ना, यहाँ लिखूंगा, ऐसा ना हो कंफ्यूज हो जाओ। इसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? क्या लिखा, मैं क्या बोल रहा हूँ? नो इफेक्ट ऑफ pressure on equilibrium shifting because both sides have same number of moles. Same number of moles. ये बोल रहा हूँ। आई होप आपको मेरी बात समझ में। अब इसे पेपर में बहुत आसान सी बात है, याद रखिएगा। मैं आप की पॉइंट लिख लेता हूँ इसके। पहला पॉइंट बेटा, increase in pressure will shift the equilibrium. Increase in pressure will shift the equilibrium towards lesser number of moles. सही है, जहां कम मोल्स होंगे वहां पे शिफ्ट कर देगा। इस बात का ख्याल रखें बेटा। अब कोई चक्कर ही नहीं है। एक और खास बात याद रखिएगा, ठीक है? दिस फैक्टर only applies to gaseous state. सॉलिड्स, लिक्विड्स के लिए, सॉल्यूशंस के लिए प्रेशर का इफेक्ट नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, सुनो। पेपर में गड़बड़ियाँ मत कर देना। सर ने कहा था मोल ज़्यादा हो रहे हैं, मोल कम हो रहे हैं। सर ने अलग से भी समझाया है कि प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ गैसेस के लिए होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, ज़रा देखिएगा। अगर तुमने इसका जवाब सही दे दिया मतलब तुम्हें बात समझ में आ गई। तो फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन सॉलिड है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं, ये इक्विलिब्रियम राइट साइड पे जाएगा, ये इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पे जाएगा,
या इस इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट प्रेशर का नहीं होगा। मैंने आपको तीन ऑप्शन दी, चेक कर लें आपको मेरी बात समझ में आई है या आप दरख्तों पे से उतरे ही नहीं है अभी तक। सुने, हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैसेस आर देयर वन यू विल नॉट कंसीडर द सॉलिड। आगे आ जा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट एट द प्रोडक्ट, 2 मोल्स। तो अगर आपने इस रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाया तो आपका इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पे जाएगा, बैकवर्ड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पे मोल्स कम है और राइट साइड पे मोल्स ज्यादा है। अब अगर तुम में से कोई ये बोल रहा है कि सर आपने कार्बन के मोल्स को कंसीडर क्यों नहीं किया, तो इतनी देर से यही तो समझा रहा हूं, प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए होता है, सॉलिड्स के लिए नहीं होता, लिक्विड्स के लिए नहीं होता, एक्वस सॉल्यूशंस के लिए नहीं होता, सिर्फ गैसेस के लिए होता है। तो जहाँ गैसेस हो सिर्फ उन्हें कंसीडर करना है। तो जब ये इम्प्लीमेंट कर रहे हो इस पॉइंट को, तो उसके बाद ज़रा ख्याल भी रखा करोगे बोल क्या रहा हो। ये हो गई तीन कंडीशंस फॉर मैक्सिमम यील्ड। अब बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है, व्हाट अबाउट कैटलिस्ट सर? व्हाट अबाउट कैटलिस्ट? सर आपने तीन कंडीशंस तो बताई, कैटलिस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन को इंक्रीज करता है, एक को नहीं दोनों को। इसीलिए भाई जितना फॉरवर्ड बढ़ाता है उतना बैकवर्ड भी बढ़ा देता है। तो शिफ्ट कहां से हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। शिफ्ट का मतलब किसी एक तरफ जाए ना, अगर दोनों तरफ ही बढ़ा दिया तो फिर क्या फायदा हुआ? तो इसीलिए कहते हैं कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग को नहीं छेड़ता। ठीक है, सो याद रखिएगा ये वाला पॉइंट भी। अ कैटलिस्ट डज नॉट shift equilibrium towards right or left. Q. Because a catalyst will increase both forward and backward rate of reaction. फॉरवर्ड बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है बेटा। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा इस बात का कि इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग का लेफ्ट पे या राइट पे उससे कोई ताल्लुक नहीं होता उसका। ठीक है, आखिरी बात अबाउट अमोनिया बेटा, यूजेस पूछता है आपसे अमोनिया के। ठीक है, यूजेस ऑफ अमोनिया हम लिख सकते हैं फर्टिलाइजर, आगे पढ़ेंगे भी इसको हम लोग। मेकिंग नाइट्रिक एसिड, एक दफ़ा इक्वेशन दे के पूछा भी था उसने कि प्रोसेस का नाम क्या होता है। तो ये नाइट्रिक एसिड बनाना हो अगर आपको, तो ये बनाता है HNO3 प्लस H2O, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम पूछा था उसने कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्रोसेस, ऑक्सीडेशन कहते हैं इसको। ठीक है, तो आप अमोनिया से
नाइट्रिक एसिड भी बना सकते हैं। और एक और यूज इसका लिख सकते हैं, मेकिंग एक्सप्लोसिव्स। ये हो गया हमारा हैबर प्रोसेस। देखो हैबर प्रोसेस बड़ा बहुत नहीं है, लेकिन जाहिर बात है उसमें हम पूरा वो रिवर्सिबल रिएक्शन वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं ना, इसलिए ये ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हैबर प्रोसेस। अब हम जो नाइट्रोजन पढ़ेंगे वो नाइट्रोजन पढ़ेंगे नॉन मैट उसके अंदर, पोल्यूशंस वगैरह के अंदर, फर्टिलाइजर्स वगैरह के अंदर। ठीक है, वहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन का अगला पार्ट पढ़ेंगे। अब आते हैं अगली बात पे, हमारा जो दूसरा नॉन मेटल है वो है सल्फर बेटा। जैसे हमने पहला वाला पढ़ा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, वैसे हम इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सल्फर, सल्फर एक नॉन मेटल है बेटा, पहली बात। दूसरी बात बेटा, सल्फर येलो कलर का सॉलिड होता है बेटा। ठीक है, तीसरी बात बेटा, सल्फर कांटेक्ट प्रोसेस में यूज होता है बेटा। यानी हम सल्फर से रिलेटेड जो कुछ पढ़ेंगे वो क्या होगा, कांटेक्ट प्रोसेस होगा बेटा। सही है, तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कांटेक्ट प्रोसेस। और बेटा इसे आप कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बेटा। अच्छा, ये जल्दी भी हो जाएगा और आसान भी है, क्यों? क्योंकि बेसिक बातें हम नाइट्रोजन में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों को एक बात मैं अक्सर कहता हूँ कि यार याद रखना, दो जगहें ऐसी हैं आपकी ओ लेवल के अंदर जहाँ इक्वेशंस बहुत ज़्यादा है। दो जगह, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन जब आप कर रहे थे बेटा, एक्सट्रैक्शन कर रहे थे आयरन की, और एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसमें इक्वेशन ज़्यादा है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस की इक्वेशंस भी आपको पता होनी चाहिए, उनके रीजंस वगैरह चीज़ें भी सब पता, तो वो स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, सबसे पहले नंबर वन, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सबसे पहला रिएक्शन नंबर वन होता क्या है? स्टेप नंबर वन, सल्फर को कंबस्ट किया जाता है, जला दिया जाता है, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ये एक कंबशन रिएक्शन है। ठीक है, आपने इसे जला दिया सल्फर को, और क्या बना बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे पूरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस बेस करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराई जाती है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा, और ये बनाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, साथ में प्रोड्यूस होता है हीट। तो अब जो कुछ मैं बोलूंगा, क्योंकि वो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, तो वो आपको आसानी से समझ में आएगा। कैसे बेटा? इस रिएक्शन से रिलेटेड पहली बात, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। दो डायरेक्शन में हो रहा है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है,
याद होगा आपको, हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में सिर्फ कौन सी डायरेक्शन कंसीडर करते हैं? फॉरवर्ड। तो बेटा अगर सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं इसका मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन तो एक्सोथर्मिक है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम सेकंड वाले इसी के लिए कंडीशंस फॉर रिएक्शन, इस रिएक्शन की कंडीशन क्या है, यानी इस स्टेप की कंडीशंस क्या है? कंडीशंस फॉर रिएक्शन। अच्छा, यूजुअली बेटा जब आपसे कोई कहता है कि कंडीशंस फॉर रिएक्शन बताओ, तो वो बेसिकली तीन तरह की बातें आपसे पूछना चाह रहा है। ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा तीनों ही हों, लेकिन तीन बातों की तरफ आप जाता है। नंबर वन हीट, नंबर टू प्रेशर, नंबर थ्री कैटलिस्ट। इन तीन चीज़ों के बारे में आपसे पूछ रहा होता है। तो इन तीन में से कभी कभी दो भी होती हैं, कभी तीन होती हैं। तो जब आपसे कोई बोले कंडीशन फॉर रिएक्शन बताओ, तो आप इन तीन बातों को दिमाग में रखें, ये तीन चीज़ें होती हैं। आप कंडीशंस फॉर रिएक्शन के अंदर सबसे पहली बात टेम्परेचर। टेम्परेचर वही लिख सकते हैं बेटा आप जो आपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो आपने हेबर प्रोसेस में लिखा था वही कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होता है। तो टेम्परेचर में लिख देता हूँ 450 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी चीज़ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यूज करते हैं हम लोग बेटा वेनेडियम 5 ऑक्साइड, V2O5 कहते हैं इसको, ठीक है। और इसका नाम है वेनेडियम 5 ऑक्साइड। याद रखिएगा, जैसे आयरन कैटलिस्ट यूज हुआ था हैबर में और यहाँ वेनेडियम 5 ऑक्साइड यूज हो रहा है। आयरन और वेनेडियम दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो कभी कभी पूछता है कि कोई ट्रांजिशन एलिमेंट का कैटलिस्ट बताओ, ठीक है, तो आप हैबर और कॉन्टैक्ट प्रोसेस का रेफरेंस दे सकते हैं। हैबर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है ट्रांजिशन एलिमेंट वाला? बेटा आयरन। और जो कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर कौन सा यूज होता है? वेनेडियम, ठीक है। तो टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड, कैटलिस्ट V2O5 वेनेडियम 5 ऑक्साइड बेटा। प्रेशर 2 एटमोस्फेरिक। कुछ लोग 1 से 2 लिखते हैं और कहते हैं 1 से 2 की रेंज लिख दो, कोई बात नहीं। 1.5 भी कुछ जगहों पे लिखा होता है और एक्सेप्ट करता है, कोई इशू नहीं है। तो 1 से 2 में कुछ भी लिख सकते हैं। यूजुअली आपको लिखना चाहिए 2 एटमोस्फेरिक बस। दैट्स बहुत ही कम प्रेशर यूज होता है। क्यों? हम रीज़न पढ़ेंगे इसका, ऐसा क्यों होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हो गई कंडीशंस फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन की कंडीशन हो गई। अब आते हैं कंडीशंस फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट। कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो उसकी यील्ड 100% नहीं होती, हाँ नहीं होती। तो उस यील्ड को 100% करने के लिए आपको इक्विलिब्रियम शिफ्ट करना पड़ता है राइट साइड पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कंडीशंस बताओ, इसका मतलब है मैं आपसे पूछ रहा हूं वो तीन बातें बताओ जिससे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। कौन सी तीन बातें? अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन, नंबर टू टेम्परेचर, नंबर थ्री प्रेशर। तो आ जाइए कंडीशंस फॉर मैक्सिमम यील्ड पे बेटा। मैंने कहा ना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए आसान हो जाएगा कि हम हैबर प्रोसेस में पूरी डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो कंडीशंस फॉर मैक्सिमम यील्ड। चले, सबसे पहली कंडीशन अमाउंट, नंबर वन। अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन। एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट समझाता हूं।
दुनिया के किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए टू इंक्रीज इट्स यील्ड पहली कंडीशन हमेशा फिक्स्ड ही रहती है। आप जब भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट रिमूव करेंगे, आपका इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट हो, हमेशा। इसमें कोई चेंजेस ही नहीं है। तो आप लिख सकते हैं इसके लिए इंक्रीज द concentration amount of sulfur dioxide and oxygen and removing sulfur trioxide gas, any product, will shift the equilibrium to the right, यानी कि forward. That's it. मैंने कहा ना, अब तो आसान है, वो शुरू में जो डिस्कस कर लिया था ना, वही सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। नंबर 2, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएं कम करें, डिपेंड करता है एक्सो या एंडो। तो बताओ, देखो क्या है, ये एक्सोथर्मिक है। एक्सो होगा तो टेम्परेचर को क्या करोगे, डिक्रीज। एंडो होगा तो टेम्परेचर को क्या करोगे, इंक्रीज। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से कहाँ जाता है, जहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो आप क्या लिखेंगे टेम्परेचर के बारे में, कि अगर मैं चाहूँ कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा हो, यील्ड ज़्यादा हो, तो मुझे क्या करना चाहिए। इट इज exothermic reaction, hence पता नहीं क्या क्या कर रहा है, hence decreasing temperature will shift equilibrium to the right। क्योंकि ये एक्सो है तो इसलिए टेम्परेचर को कम करो, बट टेम्परेचर ऑप्टिमम से कम नहीं होना चाहिए। तीसरी और आखिरी बात, वही सारे काम जो हमने हेबर में पढ़े थे, यहां पढ़ रहे हैं। प्रेशर बेटा, भाई प्रेशर बढ़ाने से वहां जाता है जहां मोल्स कम होते हैं। चेक करें आपके रिएक्टेंट साइड पे कितने मोल्स हैं। अगर मैं इसको यहीं कर देता हूं, ये ले 2SO2 O2 2SO3, ठीक है, सब गैसेस हैं। तो यहाँ कितने मोल्स हैं बेटा, कोफिशिएंट शो द नंबर ऑफ मोल्स, 3 मोल्स। और बेटा यहाँ कितने मोल्स हैं प्रोडक्ट साइड पे, बेटा 2 मोल्स। आप चेक करें 3 से 2 में जा रहा है, मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो व्हाट शुड वी डू with pressure to shift the equilibrium to the right? We should increase the pressure. सही है। Increase in pressure will shift the equilibrium to the right, because products have lesser number of moles
then reactants. आई होप बेटा आपको मेरी बात समझ में आ गई। मैंने आपको कांटेक्ट प्रोसेस के अंदर बेटा सिर्फ 2 स्टेप्स बताए हैं। अभी हम आगे चलेंगे और उस दूसरे स्टेप को मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। मुझे इतना टाइम नहीं लगा उसको एक्सप्लेन करने में, क्योंकि यही कंडीशंस फॉर मैक्सिमम यील्ड हम हैबर प्रोसेस में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप वहां पढ़ चुके हैं बेटा, फिर तो यहाँ पे मसला नहीं होता। तो आई होप बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करूंगा, यानी कि थर्ड स्टेप से। फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, हम इसे थर्ड स्टेप से आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह इसे एंड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।